टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार पंचायत चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार पंचायत चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां आज दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेगी और उसके बाद आयोग बताएगी कि किस चरण में कहां मतदान होने हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बता दें कि अधिसूचना के बाद आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज जो है वो प्रेस वार्ता करनी है और आज प्रेस वार्ता के दौरान अधिसूचना जारी होगा और अधिसूचना के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्भय, आज प्रेस वार्ता होनी है, क्या कुछ अहम जानकारी आज सामने आने वाली है? बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर आपको बता दूं कि आज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रेस वार्ता की जाएगी, दरअसल अधिसूचना जारी होगी पंचायत चुनाव को लेकर के, और ऐसे में 3 बजे अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद ये तय हो पाएगा कि इस चरण में कौन से जिले में या कौन से प्रखंड और पंचायत में चुनाव कराए जाएंगे। और ये तैयारी पहले से ही लगातार चल रही है। आपको बता दूं कि जैसे ही कैबिनेट की तरफ से मुहर लग गई थी, कुल 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में अब आज ये तय हो पाएगा। और उसके बाद साफ तौर पर जब राज्य निर्वाचन आयोग अपने तरफ से जब इस पर अधिसूचना जारी कर देगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां तो पहले से जोरों पर चल ही रही है। साथ ही साथ कोरोना के इस साल में राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपने पास एक अनुभव है और इस बार देखना है कि क्या कुछ और तैयारी हो रही है। हालांकि इसमें ये भी जानकारी दी जाएगी कि किस चरण में कहां पे चुनाव होने हैं। बिल्कुल, अधिसूचना साफ तौर पर यही जारी होती है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस चरण में कौन से विधानसभा माफ कीजिएगा कौन से पंचायत या फिर प्रखंड में चुनाव कराएगा, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आई है कि लगभग सभी चरणों में सभी जिलों में चुनाव होंगे, लेकिन इसके पास राज्य निर्वाचन आयोग के पास मजबूरी है कि अभी लगभग 15 से अधिक जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में है और उन जिलों में किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब यही एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं, माफ कीजिएगा, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, ऐसे में वहां के लिए क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से 4 महीने चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने आखिरी वक्त में बाढ़ वाले जो भी जिले हैं वहां पर आखिरी वक्त में चुनाव कराने की अब तक फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीदें कही जा रही हैं। हालांकि 11 चरणों के चुनाव में किस तरीके से पूरे शेड्यूल तैयार किए गए हैं, ये आज शाम 3 बजे पता चल पाएगा जब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि सारी रणनीतियां चुनाव आयोग की जो तैयारी होती है वो सारी तैयारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल पाएंगी। साथ ही साथ क्या कुछ और गाइडलाइन होंगे, चाहे वो प्रत्याशियों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे बूथों पर, उन सबके लिए तो ये आज शाम 3 बजे पता चल पाएगा कि क्या कुछ आगे खास होने वाला है। तो देखने वाली बात होगी पूजा की 3 बजे क्या कुछ खास होता है। जी निर्भय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां आज आयोग बताएगा कि किस चरण में कहां पर पंचायत चुनाव होने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज अधिसूचना जारी होने के बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगा। आज दोपहर 3 बजे ये प्रेस वार्ता होनी है और बिहार पंचायत चुनाव की आज अधिसूचना जारी होगी और इस प्रेस वार्ता के बाद तमाम जानकारी जो है वो अब सामने आ जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य में आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। राज्य में अनलॉक 5 चल रही है। अनलॉक 5 की मियाद आने वाली 26 अगस्त को खत्म होने वाली है और अब राज्य में अनलॉक 6 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। यह माना जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार यह फैसला लेगी कि आगे अनलॉक 6 में किस तरह की रियायतें दी जाएं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अनलॉक 6 में सरकार धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी देगी। बिहार में अब तक धार्मिक स्थलों को खोलने पर पाबंदी है, किसी तरह के धार्मिक आयोजन की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो बता दें आपको कि कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से अनलॉक 5 की मियाद खत्म होने वाली है, ऐसे में बिहार सरकार जो है वो अनलॉक 6 की तरफ
रुख करने वाला है और इसी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। हो सकता है कि अनलॉक 6 को लेकर के आपको बता दें कि बैठक हो सकती है और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या धार्मिक स्थलों को खोला जाए। दरअसल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने ये तय किया था कि धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे, जिसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार सरकार कुछ रियायतें दे, ज्यादा रियायतें दे और मंदिर मस्जिदों को खोलने पर भी एक अहम फैसला लिया जाए, धार्मिक स्थलों को खोलने पर भी एक अहम फैसला लिया जाए। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का आशंका आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देश में तीसरी लहर आने की आशंका कम हो गई है, जिसको लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने दावा किया है। प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल ने ट्वीट कर यह दावा किया है। दरअसल गणितज्ञ मॉडल के आधार पर उन्होंने यह दावा किया है और 14 सितंबर तक 20,000 से कम मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से उन्होंने यह दावा किया है। मनिंद्रा अग्रवाल का अब तक का आकलन की अगर हम बात कर लें तो ये लगातार सही भी रही है। वहीं आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी जो है वो बेहतर उन्होंने बताया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका कम बताई जा रही है। दरअसल आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने ये दावा किया है और प्रोफेसर ने ट्वीट करके ये दावा किया है। दरअसल प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल ने ट्वीट करके ये दावा किया है और गणितीय मॉडल के आधार पर उन्होंने ये दावा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 14 सितंबर तक 20,000 से कम मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसके बाद से उन्होंने ये दावा किया है। मनिंद्रा अग्रवाल की अगर बात हम कर ले तो अब तक का आकलन उनका सही रहा है। उन्होंने बताया है कि साप्ताहिक बंदी को बेहतर उन्होंने बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये बड़ा दावा प्रोफेसर की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल तीसरी लहर की जो बात की जा रही थी अब फिलहाल धीरे धीरे कमता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल ने कहा है कि अब तीसरी लहर की संभावनाएं काफी कम है और जो गणितीय आंकड़ा जो उन्होंने दिया है उस आंकड़े पर अगर गौर फरमाया जाए तो वाकई में जो हालात हैं, जो अब तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो या बिहार के अलावा दूसरे कई स्टेट हैं, उस स्टेट के जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, जिस रफ्तार से फर्स्ट और सेकंड फेज में जो कोरोना की लहर थी, जो रफ्तार देखने को मिला था, वो रफ्तार अब धीरे धीरे काफी कम होता नजर आ रहा है। कई ऐसे देश में जिले हैं जहां पर कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कोरोना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और तीसरी लहर की जो आने की जो संभावना और जो आशंका जाहिर की जा रही थी वो कम है। लेकिन प्रोफेसर साहब के इस बयान से हमें इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वाकई में कम हो गया है। लेकिन आप ये भी आप गौर करेंगे कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो ये संभावनाएं कभी भी निर्मूल साबित हो सकती है। वैसे स्थिति में ध्यान देने की जरूरत है कि हमें कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है उसे करना होगा। सिर्फ ये आप जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और उस आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है कि कोरोना की आने की तीसरी लहर आने की संभावना कम है, ठीक है, अच्छी बात है, उस आंकड़े पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि उनके आंकड़े अक्सर सटीक रहे हैं और जो हालात और जो रिपोर्ट बाहर आ रहे हैं, जो आंकड़े प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं, उस आंकड़ों में भी संभावनाएं कम दर्शा रही है। लेकिन अभी जो आने वाला जो सीजन है वो पूरी तरह से पूरे देश में फेस्टिवल सीजन है। आप देखेंगे दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, कई ऐसे पर्व और त्योहार है। वैसे स्थिति में अगर बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं और इस फेस्टिवल में एक दूसरे के नजदीक जाते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो संभावना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हम आगे आने वाले दिनों में अगर कोरोना की तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
हमें पूरी तरह से लापरवाह नहीं होना होगा। अगर हम लापरवाही बरते तो जो संभावनाएं बताई जा रही हैं और जो जिस आंकड़ों के आधार पर प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, तो ये तभी संभव है जब हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। हाँ, अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं कम है कि तीसरी लहर हिंदुस्तान में दस्तक दे। लेकिन इस पर हमें पूरी तरह से लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतना होगा। अन्यथा संभावनाएं जो अब तक जो हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, वो कभी भी एक विस्फोटक रूप ले सकता है। तो ये पूरा का पूरा दारोमदार जो सरकार और साथ ही साथ आम पब्लिक पे डिपेंड करता है कि कैसे वो अपने आप को बचाते हुए अपने दैनिक दिनचर्या के काम को करें और कोरोना की जो तीसरी लहर जो आने की जो संभावना कुछ लोग जता रहे हैं उससे हम बच पाए। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से राजेश जी ने कहा, ऐसे में लोगों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती भी है तो लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां टोक्यो पारा ओलंपिक का आज से आगाज हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के बाद पैरा एथलीट से भी अब उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के बाद पैरा एथलीट से अब उम्मीद की जा रही है और भारत को भाला फेंको, तीरंदाजी, हाई जंप और बैडमिंटन में मेडल की उम्मीद साफ तौर पर की जा रही है। और अब पैरा ओलंपिक में भारत को अब तक की अगर हम बात कर ले तो 12 पदक मिल चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां टोक्यो पैरा ओलंपिक का आज से आगाज हो रहा है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इसको लेकर के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है अब एथलीट से की जा रही है।